काश टीएनए के पास कभी भी एक भी अच्छा आइडिया होता। वैसे तो उनके पास दो आइडिया होने का सवाल भी नहीं उठता, लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो टीएनए की क्रिएटिव टीम या कुछ समय तक उनकी कमी होने पर सवाल उठाना जितना आसान है, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि उन्होंने किसी भी रेसलर की गिमिक से शायद ही कभी छेड़छाड़ की हो जब वो गिमिक अच्छा चल रहा हो, और कभी कभी कुछ मौकों पर उन्होंने ठीक ठाक गिमिक को भी आगे बढ़ाकर विजेता बनाया है। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हुआ है और कई सारे शानदार खिलाड़ियों को करियर बर्बाद कर देने वाले गिमिक के साथ बांधा गया है। मैं हूं एडम पचेटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 वर्स्ट टीएनए गिमिक चेंजेस। शुरू करते हैं। नंबर 10, द अमेजिंग रेड टू सैन ग्रिएंटो। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि द अमेजिंग रेड काफी हद तक रे मिस्टीरियो जैसे ही थे। रे की ही तरह रेड भी आम रेसलर्स के मुकाबले काफी कम लंबाई के थे, लेकिन रे की ही तरह रेड ने भी ये ध्यान में रखा कि उनकी कम लंबाई उनके लिए कोई समस्या ना बने, जिसके लिए वो रिंग में इतना शानदार परफॉर्म करते थे कि देखने वालों के लिए इसका कोई फर्क ही ना पड़े। भले ही रेड साफ तौर पे मिस्टीरियो से प्रेरित थे, फिर भी वो काफी हद तक अलग भी थे और उन्होंने उस लूचा स्टाइल को आगे बढ़ाकर और फेमस कर दिया, जिसे मास्क्ड मैन मिस्टीरियो ने शुरुआत में सबके सामने मेन स्ट्रीम में लाकर रख दिया था। जब टीएनए में एरिक बिशॉफ को अधिकारी बनाया गया तो कई सारे बाकी लोगों की ही तरह उन्हें भी रेड उनकी कंपनी के द बिगेस्ट लिटिल मैन लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया। जी हाँ, इजी ईज का आइडिया ये था कि दी अमेजिंग रेड को नए मिस्टीरियो जैसे गिमिक में पेश किया जाए, और इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि चलो उसका नाम बदलकर उसे नया कॉस्ट्यूम दे देते हैं और देखते हैं क्या होता है। सैन ग्रिएंटो, जिसने टीएनए के लिए 3 टीवी पर आने वाले मैच खेले, जिसमें इम्पैक्ट पर सुसाइड के खिलाफ 2 जीत शामिल हैं, उसकी कोई भी साफ बैक स्टोरी नहीं बनाई गई और ना ही उसमें कोई अलग सी बात थी। ये सिर्फ अमेजिंग रेड थे जो कि एक मास्क बांधकर आ गए थे। ये बिल्कुल भी नहीं चला और जल्द ही खत्म कर दिया गया। साथ ही रेड ने इसके कुछ ही समय बाद कंपनी भी छोड़ दी। नंबर 9, संजय दत्त टू द गुरु। 2000 के दशक के बीच से आखिर तक एक्स डिवीजन के काफी सारे रेसलर्स को नया लुक दिया गया, जब टीएनए उन्हें एक अनोखी शख्सियत बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि उनकी शानदार इन रिंग परफॉर्मेंस से मेल खाती हो। संजय दत्त का बदलाव बाकियों से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। हिमालय से आया हुआ ये कामयाब खिलाड़ी द गुरु बन गया, जो कि पूरे सफेद कपड़े पहनकर लगातार पूजा करते हुए और हर चीज के लिए माफी मांगते हुए दिखता था, और साथ ही सबको ज्ञान देते हुए दर्शकों से पैसे लेता था। ये वही समय था जब केविन नैश पेपराजी प्रोडक्शंस का हिस्सा थे और घूम घूम कर नए रेसलर्स को बताते थे कि क्या करना चाहिए, और ये बिग सेक्सी ही थे जिन्होंने बेचारे संजय पर द गुरु नाम थोप दिया। इसका ये फायदा तो हुआ कि दत्त को इससे टीवी पर ज्यादा समय मिलने लगा, लेकिन इसका नुकसान ये था कि वो टीवी टाइम भी सोकेल, वेल और जे लीथल के साथ द गुरु के लव ट्रायंगल के ही चारों तरफ घूमता रहा। द लैडर ऑफ लव मैच जीतने के बाद वेल के साथ शादी पक्की होने के साथ ही दत्त की किस्मत बुरी तरह पलट गई और वो सिर्फ एक जाने माने हारने वाले जॉबर बनकर रह गए, जिसके कुछ ही महीनों बाद वो कंपनी से बाहर भी हो गए। नंबर 8, ओकाडो टू ओकाटो। अपनी परंपरा के आधार पे ही न्यू जापान ने अपने नए रेसलर्स में से एक काजुचिका ओकाडा को सीखकर और अच्छा रेसलर बनने के लिए विदेश भेजा, जिससे कि वो वापस आकर अपने देश में एक बड़ा स्टार बन सके। ओकाडा की बदकिस्मती ये थी कि वो एक बड़े नर्क में फंस गए, जो कि उस समय टीएनए था। इसके पीछे का कारण उन दोनों कंपनी के बीच काम का रिश्ता था। शुरुआत में रेसलिंग मुश्किल ही रही और वो एक्सप्लोजन पर ज्यादातर हारते हुए ही दिखे, लेकिन कम से कम उन्हें वो कीमती अनुभव और रेसलिंग के धुरंधरों के साथ खेलने का मौका मिल रहा था, जैसे कि जनरेशन मी, स्टीवी रिचर्ड्स और रॉब टेरी। क्यों सही कहा ना। टीएनए में लगभग 1 साल बिताने के बाद ओकाडा ओकाटो बन गए और ग्रीन हॉर्नेट सीरीज के कैटो जैसे दिखने लगे, और असल में ये एक पूरी तरह से बेशर्मी से की गई चोरी थी, क्योंकि एक इतनी बड़ी फ्लॉप मूवी से पैसा कमाने की कोशिश करने में क्या ही बुराई हो सकती है। और जब हम ये कर ही रहे हैं तो क्यों ना होने वाले IWGP हैवीवेट चैंपियन को डेंजलो डी नैरो के हाथों चाकू की नोक पर भी रख ही दिया जाए। उन्होंने ओकाटो के तौर पे कुछ ही बकवास महीने बिताए, लेकिन टीएनए ने जिस तरह से ओकाडा को टीवी पर पेश किया, इससे न्यू जापान इतना नाराज था कि कहा जाता है कि ये भी एक बड़ा कारण था जिसके कारण उन्होंने जल्द ही टीएनए के साथ अपना काम पूरी तरह से खत्म कर दिया। नंबर 7, जे लीथल टू ब्लैक मैचिज्मो। हाँ, मेरी बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बेहतरीन मौके रहे हैं जब जे लीथल ने माचो मैन की नकल उतारना शुरू किया, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा ही लंबा चल गया। तो आपको याद होगा जब रैंडी सैवेज टीएनए में कॉफी पीने आए और अपनी टी शर्ट उतारने से मना कर दिया। वहाँ आए हल्क होगन से बैक स्टेज लगभग लड़ाई कर ली, मुक्का मारकर एक मैच जीता और फिर अचानक रेसलिंग से पूरी तरह से गायब ही हो गए। ये पुराने माचो मैन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। शायद इसलिए टीएनए ने जे लीथल, जो कि सैवेज की बड़ी अजीब सी नकल करते थे, उनको ब्लैक मैचिज्मो बना दिया और रैंडी के शानदार दिनों को सम्मान दिया।
अपनी दिखावे वाली ड्रेस और गंभीर आवाज के साथ ब्लैक मैचिज्मो असल में शानदार सैवेज की सिर्फ एक कॉपी थे और ये सच में एक प्यारी चीज थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। हाँ बेशक इसने लीथल को भीड़ से अलग हटाकर सबके सामने रख दिया, लेकिन ये एक्ट जरूरत से काफी ज्यादा लंबा खिंच गया। लोगों को ये किरदार अच्छा तो लगा, लेकिन ये चलता गया और चलता ही चला गया बिना कुछ नया किए। एक बार मैचिज्मो को ये करके बिग एल्बो मारते हुए देखने के बाद आपके पास देखने के लिए क्या बचता है। यह बेशक एक प्यारा गिमिक था जिसकी उम्र काफी कम थी और जो कि ज्यादा बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए नहीं बना था, और मुझे ये भी शक है कि जे को आज तक स्ट्रेप्सिल्स की लत होगी। नंबर 6, लांस होइट एंड जिमी रेव टू द रॉक एंड रेव इन्फेक्शन। लांस होइट के टीएनए करियर की कहानी सिर्फ इस टैग टीम से उस टैग टीम में जाने जितनी ही है। किड कैश, मैट बेंटली, रॉन किलिंग्स, इन सब ने द बिग मैन के साथ टीम बनाई, लेकिन किसी भी टीम ने कोई बड़ा असर नहीं डाला। मेरे ख्याल से होइट को आगे बढ़ने के लिए अपना लास्ट नेम रॉक करके रिंग में बच्चों का गिटार बजाते हुए आना चाहिए था। जिमी रेव ने टीएनए के शुरुआती कुछ सालों में कई मैच खेले थे, ज्यादातर हारने वाले रेसलर के तौर पे या मल्टीमैन एक्स डिवीजन मैच में, और बेशक वो इतने लंबे समय में इंडीज में मेहनत करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पाकर ही खुश थे। क्रिस्टी हैमी के साथ मिलकर द रॉक एंड रेव इन्फेक्शन ने एक धमाकेदार शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद वो बेतुके अंदाज में यहाँ वहाँ भटकते रहे, जिसके बाद हैमी चुपचाप उस टीम से अलग हो गई और एक दिन बाद रॉक एंड रेव को भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दुखद रूप से किसी ने भी उन्हें याद नहीं किया और न ही उनके बकवास म्यूजिक बजाने के अंदाज को। नंबर 5, डेफनी टू द गवर्नर। क्या आप जानते हैं कि कौन है ऐसा जो सच में बहुत बेहतरीन था और जिसे रेसलिंग बिजनेस ने वो नहीं दिया जिसका वो हकदार था? वो डेफनी थी। WCW के आखिरी के समय में वो एक चमकते सितारे के तौर पे दूसरे टीएनए पेपर व्यू के बेहद घटिया मिस टीएनए लॉन्जरी बैटल रॉयल में हिस्सा लेने के लिए सामने आई, जिसके बाद वो एक्सप्लोजन में एक मैच खेलने आई और फिर 2008 में नॉकआउट चैंपियन ऑसम कॉन्ग को जिताकर आगे भेजने के लिए वापसी की। उसी साल डेफनी को WCW के खत्म होने के बाद एक बड़ा मौका मिला। हालांकि बदकिस्मती ये रही कि इस बार वो अपने उसी पुराने खतरनाक लुक में नहीं, बल्कि एक नकली विवादास्पद अलास्का की गवर्नर और एक बार की संभावित वाइस प्रेसिडेंट सैरा पैलिन के तौर पे आई। एक मजाकिया नकल जिसको उस समय सैटरडे नाइट लाइव में टीना फे उनसे काफी अच्छी तरह से कर रही थी। इसमें डेफनी ने गवर्नर का किरदार निभाया, जिसमें मजाक ये था कि उन्होंने कुछ लड़कियों को बेवकूफ बनाया था कि वो असल में एक गवर्नर ही हैं। इसने ये और अच्छी तरह से साफ कर दिया कि वो लड़कियां कितनी ज्यादा बेवकूफ थी। जहां ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन उतनी ही बकवास थी जितनी बकवास सैरा पैलिन खुद थी, वहीं खुशकिस्मती से जब ये सब खत्म हुआ तो डेफनी वापस अपने पुराने किरदार में आ गई। नंबर 4, शार्क बॉय टू स्टोन कोल्ड शार्क बॉय। क्या आपको याद है कि कुछ मिनट पहले ही हमने जे लीथल को रैंडी सैवेज को सम्मान देने के लिए ब्लैक मैचिज्मो में बदलते हुए देखा था? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। नहीं याद तो आपको टीवी कम देखनी चाहिए और सर पे कुर्सी से कम मार खानी चाहिए, क्योंकि आपकी याददाश्त गजनी से भी कम है मेरे भाई। बहरहाल मैं कह रहा था कि जे लीथल ब्लैक मैचिज्मो बन गए और ये अच्छा भी था, बस ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा खींच दिया गया और सारे मजाक दोबारा सुनने में अब मजेदार नहीं लग रहे थे। लेकिन ब्लैक मैचिज्मो तो हॉल ऑफ फेम में जाने के लायक था अगर उसके सामने स्टोन कोल्ड शार्क बॉय को रखा जाए तो। देखिए, मैं जानता हूँ कि रेसलिंग को मजेदार होना चाहिए और मुझे भी पहली बार सुनने में स्टीव ऑस्टिन की इतनी अच्छी नकल देखकर हंसी आई थी और मुझे उसका लोगो से शैलिया मांगना और स्टनर को चमर बुलाना भी हंसने पर मजबूर कर देता था। और मुझे लगता है कि शायद ही किसी को ठंडा सीप का जूस नापसंद हो, लेकिन इसमें इसके अलावा और कुछ भी खास नहीं था। ये सब कुछ इतना ज्यादा बेकार था कि इसने टीएनए को एक बार फिर से अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी होने के दावे से काफी दूर लाकर खड़ा कर दिया। नंबर 3, द समोअन सबमिशन मशीन टू द नेशन ऑफ वायलेंस। समोआ जो नेशनल स्टेज पर वो करते हुए सबके सामने आए जो करने में वो माहिर थे, और वो था रेसलर्स को अपनी ताकतवर स्टाइल में तोड़ देना, जिसने उन्हें रेसलर्स की लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ाया और आखिरकार टीएनए वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल भी दिलाया। द समोअन सबमिशन मशीन का काम अपनी तारीफ खुद ही बयां करता था और वो खास तौर पे लगातार अपनी शानदार इन रिंग परफॉर्मेंस के कारण और एक ऐसे किरदार के कारण आगे बढ़े जो कि भरोसे के लायक था और सिर्फ परफॉर्म करता था। तो अगर ये बिना किसी बकवास के बेहतरीन परफॉर्म करते रहना अभी तक अच्छा चल रहा है, क्यों ना इसमें कोई बकवास चीज घुसा दी जाए और देखा जाए कि क्या होता है। स्टिंग से अपना टाइटल हारने के कुछ महीनों बाद और मेन इवेंट माफिया के हाथों चोट खाकर बाहर जाने के बाद जो ने लेदर जैकेट, नई हेयर स्टाइल, अजीब से भूरे रंग की पैंट और चेहरे पर मर्दों के प्राइवेट पार्ट जैसा दिखने वाली अजीब सी टैटू बनवाकर वापसी की, और वो अपने साथ एक कबाब वाला चाकू भी रखते थे जिससे वो लोगों को बुरी तरह चोट पहुंचाने की धमकी देते थे। जो का ये द नेशन ऑफ वायलेंस वाला रूप उन्हें एक पागल और खतरनाक हील की तरह दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही मेहनत हो गई और ये उस रेसलर के उन पुराने कारनामों के सामने काफी फीका रह गया जो वो तब करता था जब उसके चेहरे पे ये भद्दा सा लिंग नहीं छापा गया था। साथ ही ये सब खत्म भी हो गया क्योंकि सबको चौंकाते हुए उन्होंने मेन इवेंट माफिया के साथ शामिल होने का फैसला
कर लिया, वो भी महीनों तक उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद। नंबर 2, द फिनोमिनल वन टू द न्यू नेचर बॉय। एजे स्टाइल पहले ही दिन से टीएनए का सबसे शानदार हिस्सा बन गए। हालांकि इस मौके पर पहले दिन फिनोमिनल वन को कुछ एल्विस की नकल करने वालों से हारते हुए देखा गया। फिर भी इतने बुरे डेब्यूट के बावजूद भी स्टाइल्स ने अगले कई सालों में खुद को सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक बना लिया, वो भी ना सिर्फ इम्पैक्ट में बल्कि पूरी दुनिया में। भले ही उनकी रिंग के अंदर दी गई परफॉर्मेंस ने उन्हें अलग मुकाम दिया हो, लेकिन टीएनए को 2010 की शुरुआत में लगा कि उन्हें मर्द बनने के लिए रिक फ्लेयर जैसा बनना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने अपने वर्ल्ड चैंपियन को एक छोटे रिक फ्लेयर में बदल दिया, क्योंकि वो ऐसा कैसे ना करें। स्टाइल्स ने जल्द ही चश्मे और सूट्स पहनना शुरू कर दिया और मैच में अपनी एंट्री रोप पहनकर करने लगे, जो कि फिट भी नहीं होती थी, ठीक वैसे ही जैसे ये पूरा बदलाव उन पर फिट नहीं होता था। एजे पक्के तौर पे फ्लेयर जैसे थे, अगर बात शुरू से आखिर तक उनके टैलेंट की जाए तो, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जिसे 3 पीस सूट पहनाया जाए और वो खुद अपनी पिछली रात की रंगरलियों के बारे में गुणगान करें। रिपोर्ट्स की माने तो स्टाइल्स ऐसी कुछ चीजों में अनकंफर्टेबल थे जो कि उनसे करने को कही गई थी, और उन्होंने अपने बालों को सफेद रंगने के लिए साफ मना भी कर दिया था। ये अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा कि द न्यू नेचर बॉय के तौर पे उनका समय उतना ही लंबा चल सकता था जितनी लंबी रिक फ्लेयर की एक शादी। नंबर 1, डस्टिन रोड्स टू ब्लैक रेन। डस्टिन रोड्स 2000 के दशक में कई बार टीएनए में दिखाई दिए, जब भी उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में खेलने से फुर्सत मिलती थी। तब टीएनए में उनका पहला मौका द लोन स्टार डस्टिन रोड्स के तौर पे बीता, जो कि एक बहुत ही अच्छा मिड कार्ड प्लेयर था, जिसमें डस्टी खुद के किरदार में ही खेलते नजर आए, जैसा कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू के आखिरी समय में वो कर ही चुके थे। टीएनए में दूसरी बार आने पर वो पूरी तरह से अलग ही लगे। वो अभी भी डस्टिन रोड्स ही थे, लेकिन साथ ही वो स्प्लिट पर्सनैलिटी से भी जूझ रहे थे, जिसे हम ब्लैक रेन नाम से जानते हैं। आज तक के सबसे घटिया रेसलिंग गिमिक्स में से एक, नकली बालों को पहनकर चूहों से प्यार करने वाले पागल का ये किरदार माफी के लायक भी नहीं था। इसके सेगमेंट्स और प्रोमो को देखकर ही अजीब सा लगता था। वहीं जिन बकवास मैच में वो हिस्सा लेते थे एबिस और रेलिक जैसे रेसलर्स के खिलाफ, वो भी पूरी तरह से सड़े हुए ही होते थे। वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि रेलिक नाम किलर को उल्टा लिखकर बनाया गया है। इसे ये बात और भी ज्यादा बुरी बनाती थी कि रोड्स उस समय सच में एक खतरनाक एडिक्शन की समस्या से जूझ रहे थे, और वो साफ तौर पे अपने करियर के इस पूरे समय के लिए बहुत पछताते हैं, जो कि बेशक काफी दुखी कर देने वाला है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ऐसी दुनिया में जहां डस्टिन रोड्स को पुराना डस्टिन रोड्स ही रहने दिया जाता है और ब्लैक रेन नहीं बनाया जाता, वहां हमें रैट ऑन पोल मैच भी देखने को नहीं मिलता। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी दुनिया में आप रहना पसंद करेंगे?